देख, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे टैक्सोनॉमी। लाइफ साइंस जो है क्लास 9 का ये फर्स्ट चैप्टर है। लाइफ साइंस में जो है, असल में लाइफ साइंस को लाइफ साइंस नहीं बायोलॉजी बोलते हैं, और बायोलॉजी का दो पार्ट होता है, एक बोलते हैं बोटैनी और एक बोलते हैं जूलॉजी। ध्यान रखना, बोटैनी साइंस का वो ब्रांच है जहाँ पे कि ट्री के बारे में, प्लांट के बारे में पढ़ा जाता है, उसको बोलते हैं बोटैनी। और जूलॉजी में ज़्यादातर जो है तुम्हारा एनिमल्स के बारे में आता है, तो वो जूलॉजी आता है। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड जूलॉजी। बोटैनी में सबसे जो पहला पार्ट है क्लास 9 में, उसका नाम है टैक्सोनॉमी। ध्यान रखना, टैक्सोनॉमी। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, टैक्सोनॉमी। ठीक है, अब टैक्सोनॉमी का कॉन्सेप्ट क्या है सो सुनो। टैक्सोनॉमी के बारे में सबसे पहले जो प्रपोज किया था, द टर्म टैक्सोनॉमी प्रपोज्ड बाय, उसका नाम था डी कैंडोला। भगवान जी ने माँ बाप को कहाँ से नाम मिलता है ऐसा, डी कैंडोल। ये बंदा था जो कि टैक्सोनॉमी का फर्स्ट वर्ड यूज़ किया था। अब बात है कि टैक्सोनॉमी आया या फिर ये सब जो कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। जब ये अर्थ बनी थी तो उस समय सर बहुत सारा प्लांट था, बहुत सारा एनिमल था। तो क्या किया, दुनिया में जो है ना जितना भी प्लांट था उसको एक पार्ट में डिवाइड कर दिया, और दुनिया में जितना भी एनिमल्स था उसको एक जगह रख दिया, और दुनिया में दो ग्रुप को डिवाइड कर दिया। एक बना दिया प्लांट वाला ग्रुप जिसको प्लांटिया बुलाया था या प्लांट किंगडम बुलाया था, और एक बना दिया गया एनिमल्स ग्रुप जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनिमल किंगडम। प्लांट या एनिमल्स के नेमिंग को जानने के लिए, किसका क्या नाम है, किसका साइंटिफिक नेम क्या होगा क्या नहीं होगा, सिस्टमैटिक रूप से जानने के लिए टर्म यूज़ किया गया टैक्सोनॉमी। इसी टैक्सोनॉमी का जो डेफिनेशन भी है कि टैक्सोनॉमी इज द साइंस of naming, describing and classifying organism includes all plants, animals and microorganism of the world। मतलब साइंस का वो ब्रांच जो इस अर्थ पे पाए जाने वाले हर तरह के प्लांट के बारे में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, मैक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, एनिमल्स के बारे में सिस्टमैटिक रूप से बात करे, और उसका साइंटिफिक नेम क्या है, उसका जो है हैबिटाट क्या है, ये सारी चीज़ अगर डिस्कस करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी। ठीक है, ध्यान रखना बात को। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी जो बोला था वो होता है कैरोलस लिन्नस। कैरोलस लिन्नस के बारे में थोड़ा देर बाद में आते हैं, पहले टैक्सोनॉमी का हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं। टैक्सोनॉमी इज द साइंस ऑफ naming, describing and classifying organism and includes all plants, animals and microorganism। microorganisms of the world, इसी को बोलते हैं टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी इज द साइंस ऑफ नेमिंग, डिस्क्राइबिंग एंड क्लासिफाइंग ऑर्गेनिज्म एंड इंक्लूड्स ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, ये टैक्सोनॉमी का डेफिनेशन था। इसका जो फादर बोला जाता है, जो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, उस बंदे का नाम है कैरोलस लिन्नस। कैरोलस LINNAEUS, याद रखना। कैरोलस लिन्नस जो है इसको क्या बोला जाता है, दैट इज़ द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। रीज़न बताते हैं क्यों इसके बारे में, लेकिन इससे पहले कुछ और भी फादर के नाम जान लो कि फादर ऑफ एंशिएंट सर्जन, फादर ऑफ
सर्जन इन एंशियंट इंडिया, प्राचीन काल में सर्जन किसको बोला जाता है इंडिया का? उसका नाम है सुश्रुता। सुश्रुता, ठीक है, नाम था इसका। फादर ऑफ बोटैनी का बात करें, फादर ऑफ बोटैनी, इसका नाम है थियोफ्रस्टस, THEOPHRASTUS। और लास्ट वन आता है फादर ऑफ आयुर्वेदा, फादर ऑफ आयुर्वेदा, चाणक्य। ठीक है, तो ये तो था टेक्सोनॉमी का डेफिनेशन। कुछ फादर्स के बारे में है, किसका कौन फादर है। अब हम लोग आते हैं कैरोलस लिन्नस के बारे में कि इसको क्यों फादर बोला जाता है और ये क्या क्या इन्वेंट किया था। नोट करो पहले, देखो टैक्सोनॉमी का जो फादर है उसको कैरोलस लिन्नस को बोलते हैं। रीज़न ये है कि कैरोलस लिन्नस जो है अपना 2 बुक जो पब्लिश किया था। उसके पहले वाले बुक का नाम था प्लैंटरम, जो 1753 में पब्लिश किया, और उसके दूसरे वाले बुक का नाम था दैट इज सिस्टेमा नेचुरा, जिसका जो 1758 में जो है वो पब्लिश किया था। जो प्लैंटरम जो था 1753 में जो पब्लिश किया था उसमें लगभग वो 5900 मतलब 5900 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स के बारे में बताया था। मतलब लगभग 6000 टाइप के प्लांट्स के बारे में कैरोलस लिन्नस अपने बुक प्लैंटरम में 1753 में पब्लिश किया था। ठीक है, और वो फिर यहीं तक नहीं रुका, 4200 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स के बारे में डिस्कस किया अपने बुक सिस्टेमा में 1758 में। ठीक है, इसीलिए इसको जो है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोला जाता है। और यही बंदा था कैरोलस लिन्नस जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर नाम का एक टर्म्स निकाला। ठीक है, अब बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या होता है ये तो थोड़ा बाद में आते हैं, पहले कैरोलस लिन्नस के बारे में थोड़ा जानो। देखो देखो कैरोलस लिन्नस ये जो है ये 2 बुक पब्लिश किया अपना, एक एनिमल के ऊपर था और एक बुक था उसका प्लांट के ऊपर। ठीक है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड को जो है, पूरे ब्रह्मांड को 2 भाग में वो डिवाइड कर दिया। अर्थ में जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म था 2 भाग में डिवाइड कर दिया, एक को बोल दिया प्लांट ग्रुप और एक को बोल दिया वो एनिमल्स ग्रुप। तो लगभग वो एनिमल्स के 4200 स्पीसीज के बारे में वो डिस्कस किया था अपने बुक सिस्टेमा में। कब? 1758 में। और उसके बाद लगभग वो 5900 स्पीसीज ऑफ प्लांट के बारे में डिस्कस किया, स्पीसीज ऑफ प्लांट के बारे में अपने बुक का नाम था इसका प्लैंटरम। सेवनटीन 1753 में। ठीक है, ये कैरोलस लिन्नस का कहानी है। एनिमल और प्लांट लगभग 4200 एनिमल्स के बारे में, 5900 प्लांट्स के बारे में अपने बुक में ये बताया कि हर एक प्लांट का जो है अलग अलग टाइप से, अलग अलग ये है वो, बहुत तरह के बात जो है वो अपने बुक्स में किया है। तो प्लांट के बारे में 1753 में आया और उसके ठीक 5 साल के बाद वो एनिमल्स के बारे में डिस्कस किया। दैट्स वाई कैरोलस लिन्नस इज कॉल्ड फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। इट इज़ ऑल्सो इंट्रोड्यूस द बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। तो अगला टॉपिक है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। देखो अगला टॉपिक है उसका नाम है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। इसको इंट्रोड्यूस करने वाले का नाम था दैट इज कैरोलस लिन्नस। अब इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग इसके वर्ड में ही है, अगर ध्यान से देखो तो। देखो बाई और क्या है? नोमियल। ठीक है, बाई का मतलब होता है टू, और नोमियल का मतलब होता है मीनिंग। मतलब एक ऐसा नाम जिसमें 2 मीनिंग निकले उसको बोलते हैं हम लोग बाइनोमियल। ये पहला बात वो बताया। ठीक है, दूसरा बात वो बताया कि अच्छा लिख देते हैं कि इट वॉज इंट्रोड्यूस बाय
कैरोलस लिनस। ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? कैरोलस लिनस के बारे में। अब आता है कि कब इंट्रोड्यूस किया गया था? तो भाई इन 1753 में, इन 1753 किस बुक में? सिस्टेमा 1753 बुक का नाम था स्पीसीज प्लैंट्रम। इस बुक में वो पब्लिश किया था 1753 में बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में। अब इसमें वो बताया क्या बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में? वो बोला कि मान लीजिए कि किसी का आप साइंटिफिक नेम लिखते हैं, जस्ट सपोज कीजिए सर कि आप पैडी लिखें। पैडी के बारे में तो सबको जानता होगा। पैडी का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है ओराइजा सटाइवा। ओराइजा सटाइवा। देखिएगा सर ध्यान से, वो बोला देखिए किसी भी साइंटिफिक नाम का दो मीनिंग होता है, दो पार्ट होता है। फर्स्ट वाला जो पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं जेनेरिक नेम या जेनस। इसको हम लोग बोलते हैं जेनस, ध्यान रखिएगा सर। और ये जो सटाइवा है ये कहलाता है स्पीसीज। ध्यान रहे, किसी भी साइंटिफिक नेम का जो पहला वाला पार्ट है वो क्या दिखाता है? उसके जेनेरिक नेम वो कहलाता है या उसको जेनस बोलते हैं। और जो सेकेंड वाला पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पीसीज बोलते हैं। तो फर्स्ट वन इज द जेनस, अनदर वन इज द स्पीसीज। ठीक है, ध्यान रखना बात को। तो यही बात को वो क्या लिखा कि फर्स्ट नेम इज जेनस और जेनेरिक नेम and other name is species or species epithet। स्पीसीज या स्पीसीज एपिथेट इसको बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में पैडी को ले सकते हैं, या फिर जैसे मान लो कि मैंगो लेते हैं, जैसे सपोज करो मैंगो का मतलब होता है आम। अब मैंगो का हम लोग जानते हैं कि मैग्नीफेरा इंडिका, तो मैग्नीफेरा क्या हो गया? दैट इज जेनस। ठीक है, और इंडिका हमारा क्या हो गया? तो इंडिका हमारा हो गया भाई स्पीसीज हो गया। ठीक है, तो ये हम लोग बता सकते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में। इसका डेफिनेशन हम बता रहे हैं, पहले इसको नोट करें। अब आते हैं कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का डेफिनेशन क्या है। लिखिए सर इसका डेफिनेशन। लिखिए। लिखो, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर is the system of classifying and naming a species giving a unique scientific name, giving a unique scientific name to avoid confusion। देखो, बोल सकता है कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का ज़रूरत क्यों पड़ा, तो बोलना कि देखिए मैम, अगर मैम हो या सर हो, उसको बताना। जैसे जस्ट सपोज कीजिए कि मैंगो है, तो कोई आम बोलता है, कोई मैंगो बोलता है, कोई मालदा आम बोलता है, कोई लंगड़ा आम बोलता है, कोई निंगड़ा आम बोलता है, जिसको जो मनु बोलता है। जैसे यहाँ पे जो है हिमसागर आम होता है, ठीक है, जयपुरिया आम होता है, तो बहुत जगह नाम होता है। लेकिन एक ऐसा नाम जो पूरा वर्ल्ड कॉमन जानता है वो है साइंटिफिक नेम। हर एक जन का साइंटिफिक नेम अलग अलग रहता है। साइंटिफिक नेम इसलिए देना जरूरी हो गया ताकि जो है पूरा वर्ल्ड उसको एक नाम से जाने और वो वाला नाम किसी अदर को फिर दोबारा नहीं पढ़ सकता है। ध्यान रखना बात को। दूसरी बात यह है कि जो भी साइंटिस्ट जिसका नाम पहले देगा
वो उसका साइंटिफिक नेम हो जाएगा। ध्यान रखना, भले वो अपना ही नाम क्यों ना दे दे, ठीक है। अगर मान लो न्यूटन बोल देता आम को कि ये है न्यूटन एक्स, तो साइंटिफिक नेम आम का क्या रहता, न्यूटन एक्स। ध्यान रखना बात को। तो ठीक उसी तरह से जो मैंगो को सब फर्स्ट टाइम देखा होगा, वो उसका नाम क्या रखा, मैग्नीफेरा इंडिका। अगर कोई साइंटिस्ट किसी का नाम पहले दे चुका है तो कोई अदर साइंटिस्ट उस नाम को रेक्टिफाई नहीं कर सकता है। ध्यान रखना बात को। आज जो भी बंदा किसी भी आर्टिकल्स, किसी भी ऑब्जेक्ट का नाम पहले देता है, वही उसका फिक्स साइंटिफिक नेम कहलाता है। तो इसीलिए मैंगो का नाम मैग्नीफेरा इंडिका है, साइंटिफिक नेम है। अब मान लो कि हम मार्केट गए, अब बोले अंकल 1 kg मैग्नीफेरा इंडिका दीजिए। अंकल दिया कनपट्टी में एक ठो, बोले का लेने आया, मैग्नीफेरा इंडिका ज़्यादा पढ़ लिया है, यही बोलेगा हमको। तो मैग्नीफेरा इंडिका क्या, अगर मान लो किसी को तुम बोला मैग्नीफेरा इंडिका, वो समझ गया तो समझ जाना कि पढ़ा लिखा है, और मान लो अगर नहीं समझा तो बोलना कि बहुत पढ़ा लिखा है, एक्सेस, ठीक है। जैसे कि अगर ह्यूमन बींग्स का बात करें, अगर हम लोग बात करें तो हम लोग का नाम क्या, होमो सेपियंस। पैडी का बात करें ओराइजा सटाइवा, मटर का बात करें पाइसम सटाइवम। तो सबका साइंटिफिक नेम फिक्स होता है, और ये साइंटिफिक नेम किसी एक को अगर एक बार मिल गया, दोबारा वो नाम किसी को नहीं पढ़ सकता। जैसे कि सांप का होता है नाजा नाजा, कातला का होता है कातला कातला, ठीक है। तो ये कुछ साइंटिफिक नेम है जो कि आप लोगों को सर याद रखना पड़ेगा क्लास 9 के लिए। तो इसके लिए साइंटिफिक नेम बैठाने के लिए हमको जरूरत किसका पड़ा, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का। और इसके डिफिनेशन में ही लिखा हुआ है कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इज द सिस्टम ऑफ क्लासिफाइंग एंड नेमिंग ए स्पीसीज गिविंग अ यूनिक साइंटिफिक नेम टू अवॉइड कंफ्यूजन। किसी को किसी बात का कंफ्यूजन ना हो, एक तरह का 2 चीज दिखे तो कंफ्यूजन ना हो, इस बात को कंफ्यूजन को हटाने के लिए हम लोग क्या किए, साइंटिफिक नेम प्रोवाइड किए हैं सबको, ठीक है। अब देखिए सर, साइंटिफिक नेम लिखने का रूल्स होता है। तो अब आते हैं रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर। रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर। तो पहला जो रूल्स है, नेम should be written in Latin or its italics, in Latin or its derivative। मतलब कर्सिव राइटिंग में आपको लिखना पड़ेगा साइंटिफिक नेम को। और अगर कर्सिव राइटिंग नहीं आता है, भाई सबको तो नहीं आता है, तो इटैलिक्स राइटिंग में लिखेंगे, वो भी है, बोला गया है। देखो, when the name is handwritten, both the words are separately underlined, when printed the name is in italics। अब इन दोनों का मतलब हमको बता देते हैं सर। जस्ट सपोज कीजिए कि आप नाम लिखे पैडी का, हम 2 बार लिखते हैं सर, ध्यान से देखिएगा। पैडी का नाम लिखते हैं, अगर आपको कर्सिव राइटिंग आता है तो फर्स्ट वाला कैपिटल होगा, ओराइजा सटाइवा, दिस इज द कर्सिव राइटिंग। इसमें किसी तरह का कोई अंडरलाइन होने का कोई जरूरत नहीं है, बस फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा और बाकी सब का सब कैसा होगा, स्मॉल लेटर होगा। और अगर आपको कर्सिव नहीं आता है, मान लीजिए कि आप स्टार्टिंग से आप इटैलिक्स में लिखे हैं, तो ORIYZA ओराइजा, SATIVA ओराइजा सटाइवा, और इसको क्या कर दीजिए आप, अंडरलाइन कर दीजिए, ठीक है। बस फर्स्ट वाला कैपिटल होगा, बाकी सब क्या होगा, स्मॉल होगा आपका, ठीक है। ओराइजा सटाइवा, और अंडरलाइन होगा सेपरेटली। हाँ, ऐसा अंडरलाइन मत कर देना, ठीक है, तो टीचर भी ऐसे अंडरलाइन करेगा, क्रॉस, ठीक है, ध्यान रहे।
तो इस बात का ख्याल रखिएगा सर। ओराइजा सटाइवा, अब दोनों का नाम मतलब समझ में आया होगा कि दोनों बोलना क्या चाह रहा है, ठीक है। अब तीसरा बात क्या बोला देखो। अच्छा, फर्स्ट वाला नाम क्या होता है, जेनस, और सेकेंड वाला नाम क्या होता है, स्पीसीज, ठीक है। अच्छा, ये एस जो है ना स्मॉल लेटर है, चलो ऐसे ही दे देते हैं ताकि स्मॉल दिखाई दे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि द जेनस स्टार्ट्स विथ अ कैपिटल लेटर। The genus starts with a capital letter and species begins with small letter. ठीक है, द जेनस स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर एंड स्पीसीज बिगिंस विथ स्मॉल लेटर। मतलब ये जो वाला पार्ट है, ये जो फर्स्ट वाला पार्ट, इससे पहले ही हम डिस्कस किए कि ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है इसका पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए और ये किसको दिखाता है, जेनस को दिखाता है या जेनरिक नेम, और ये जो होना चाहिए पूरी स्मॉल होता है और इस किसको दिखाता है, ये स्पीसीज को दिखाता है। तो फर्स्ट वन इज द जेनस, सेकेंड वन इज द स्पीसीज, ठीक है, स्पीसीज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो बात भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कि द फर्स्ट वर्ड इंडिकेट जेनस नेम एंड अदर वर्ड indicates species name, ठीक है। फर्स्ट वर्ड जेनस एंड अदर वर्ड्स इंडिकेट्स स्पीसीज नेम को इंडिकेट करता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा सर। तो ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का क्या है, रूल्स हैं, और ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का डेफिनेशन है। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में यही रहा। अब हम लोग अगले टॉपिक में एंटर करेंगे जिसका नाम है क्लासिफिकेशन, ठीक है। देखो क्लासिफिकेशन में आते हैं कि अगला टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन, ठीक है। देखो ध्यान से, क्लासिफिकेशन का मतलब हो गया ना कि अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एफिनिटीज रिलेशनशिप इज टर्म एज द क्लासिफिकेशन। किसी भी एनिमल्स को या प्लांट को उनके ग्रुप के हिसाब से जो अरेंजमेंट करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन, ठीक है। पूरे प्लांट को एक जगह डाल दिए, पूरे एनिमल को एक जगह डाल दिए, तो उनके ग्रुप के हिसाब से उसको उसी ग्रुप में रखें, ठीक है, तो वो कहलाता है क्लासिफिकेशन। देखो अब इस क्लासिफिकेशन से फ़ायदा क्या हुआ, पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं, क्या है, अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म into groups on the basis of their affinities or relationships is termed as क्लासिफिकेशन। ऑर्गेनिज्म को उनके ग्रुप में डिवाइड करना, उनके रिलेशनशिप या एफिनिटीज़ के हिसाब से रखना, वो कहलाता है क्लासिफिकेशन। अब ये जो क्लासिफिकेशन होता है ये 4 तरह का होता है, ध्यान रखना, ठीक है। इस क्लासिफिकेशन को 4 अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। पहला जो भाग है उसका नाम है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। दूसरा पार्ट का नाम है
नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तीसरा वाले का नाम है फाइलोजेनिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और चौथा है तुम्हारा फेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन को 4 अलग अलग भागों में डिवाइड करते हैं, आर्टिफिशियल सिस्टम, नेचुरल सिस्टम, फाइलोजेनिक एंड फेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। 4 भागों में डिवाइड किया गया। हालांकि इन चारों का डिस्कशन आपके सिलेबस में नहीं है क्लास 9 में, बस 4 का नाम एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आप याद रख सकते हैं। अब इस क्लासिफिकेशन का एडवांटेज क्या हुआ वो हम बता रहे हैं, पहले इसको नोट करें। देखो, अब इसके अगर एडवांटेज का बात करें तो पहला एडवांटेज तो यही है, इट मेक्स द स्टडी ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म वेरी इजी। अलग अलग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना बहुत आसान हो गया, पहली बात। दूसरा, अलग अलग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग ग्रुप में रख के, अगर मान लो कि मान लो कि क्लास 1 में 10 बच्चा है, तो क्लास 1 का अगर किसी एक बच्चे का भी अगर कॉपी किताब हम देख ले, तो यानी उस सेक्शन में या उस क्लास में 100 बच्चा है तो 100 बच्चे के पास कॉपी एक ही जैसा होगा। तो क्लासिफिकेशन के द्वारा अगर एक ग्रुप में 10 लोगों को रखा गया है तो 10 का कैरेक्टर क्या है, सेम है। 10 का ऑलमोस्ट सब कुछ कैरेक्टर क्या होगा, सेम आएगा। तो क्लासिफिकेशन के द्वारा ये आसान हुआ, सबके बारे में पढ़ना नहीं पड़ेगा, एक के बारे में पढ़ेंगे, बाकी 2-4 के बारे में तो ऑटोमेटिक क्या होगा, पता चल जाएगा। तीसरा था कि अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूजफुल फॉर स्टडिंग पॉसिबल्स। अगर क्लासिफिकेशन प्रॉपर तरीके से हो तो हमको ज़्यादा जो है मेहनत नहीं करना पड़ेगा, ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होगा, पढ़ने में क्या होगा, आसानी होगा। ठीक है, और चौथा ये फ़ायदा हुआ, इट हेल्प्स टू नो द ऑर्गेनिज्म ऑफ अदर लोकेलिटीज़। अपने लोकेलिटीज़ में जो ऑर्गेनिज्म पाई जाती है उसके साथ साथ हम अदर लोकेलिटीज़ के बारे में भी क्या हुए, पढ़ने में हम लोग के लिए सहूलियत हुआ। तो क्लासिफिकेशन असल में जो है जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म था सबको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करने में जो है हेल्प किया। अब अलग अलग ग्रुप में जब डिवाइड कर दिए हम, तो पूरे ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ने से अच्छा हर एक एक ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा, ज़्यादा सहूलियत होगा और जल्दी समझ में आएगा, कोई ज़्यादा कन्फ्यूज़न इसमें नहीं होगा। इस वजह से जो है क्लासिफिकेशन को इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, और क्लासिफिकेशन में सबको अपना अपना अलग अलग थॉट दिया था, दिखाते हैं कि क्लासिफिकेशन में क्या क्या किसका आया था। ठीक है, पहले आते हैं हम लोग एडवांटेज ऑफ क्लासिफिकेशन और फिर बताएंगे कि असल में स्टार्टिंग से एंडिंग तक क्लासिफिकेशन हुआ कैसे। हम लोग 5 क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन पहले 5 नहीं था, पहले 2 था, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 5 हुआ है। ठीक है, तो पहले यहाँ पे आते हैं एडवांटेज ऑफ क्लासिफिकेशन। एडवांटेज ऑफ क्लासिफिकेशन, एडवांटेज क्या है? पहला तो ये है कि इट मेक्स द स्टडी ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म वेरी कन्वीनियंट। ठीक है, दूसरा है इट शोज रिलेशनशिप among various group of organism। It shows relationship among various group of organism। तीसरा, a proper system of classification is useful for study। ठीक है, चौथी बात है
it helps to know the organism of other localities. ठीक है, ये 4 एडवांटेज था क्लासिफिकेशन। तो एग्जाम में तो 3 ही लिखना रहता है, 4 लिख देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नोट करें। चलो देखो क्लासिफिकेशन हुआ कैसे अब, ठीक है। देखिए सर ध्यान से, यहां पे लिखिए सर नेम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये जितना भी क्लासिफिकेशन जो चेंज हुआ है ना, वो फंगस को लेके हुआ है, जिसको हम लोग फंगी बोलते हैं, बहुत लोग फंजाई बोलते हैं, किसको क्या बोलते हैं सो तो नहीं पता, लेकिन हम लोग तो भाई फंगी बोलते हैं उसको, ठीक है। इस सारा नौटंकी जो पका वो फंगी को लेके पका, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे प्रपोजर, कौन प्रपोजर किया था, और दूसरा लिखेंगे किंगडम, क्या किंगडम था, ठीक है। सबसे पहला जो बंदा आया था उसका नाम था कैरोलस लिन्नस, ठीक है। और ये बताया भाई दुनिया में 2 ही किंगडम है, 2 किंगडम। नाम भाई साहब का कैरोलस लिन्नस। क्या क्या किंगडम है, एक का नाम वो बताया भाई प्लांट किंगडम, और दूसरा का नाम बताया वो एनिमल किंगडम, प्लांटिया और एनिमिलिया ग्रुप, ठीक है। एनिमेलिया बोला था और प्लांटिया बोला था, तो प्लांटिया एंड एनिमेलिया ग्रुप, 2 ही ग्रुप का नाम बताया। फिर भाई साहब एक आया, वो बोला नहीं 2 नहीं होगा 3 होगा, और तब प्रपोज किया गया 3 किंगडम के बारे में, ठीक है। 3 किंगडम, इसका नाम था E.H. हैकल, E.H. हैकल। ये 3 के बारे में डिस्कस किया। 3 क्या क्या था, एक नया ग्रुप को खोज के लाया प्रोटिस्टा, ठीक है, प्रोटिस्टा। नंबर 2 क्या था, प्लांटिया, और तीसरा क्या था, एनिमिलिया। ये 3 खोज के लाया। फिर कोई आया बोला नहीं 3 नहीं है 4 है, ठीक है। तब इंट्रोड्यूस किया गया 4 किंगडम, ठीक है। 4 किंगडम को इंट्रोड्यूस किया गया, इसका नाम था कोपलैंड, ठीक है। और इंट्रोड्यूस किया कब, 1956 में। इसमें एक एक्स्ट्रा क्या खोजा गया, मिथफाइटा। देखो प्रोटिस्टा था इसके पास, हाँ भाई था, प्लांटिया था, एनिमिलिया भी था, और ये चौथा खोज के लाया जिसका नाम था मेटाफाइटा, ठीक है। अब भाई साहब लास्ट में आया रॉबर्ट हार्डिंग्स। रॉबर्ट हार्डिंग बोला ना 2 भी गलत, 3 भी गलत, 4 भी गलत, 5 होगा। फंगी को कहाँ रखें आप लोग, फंगी भी तो एक तरह का जो है ग्रुप में आएगा, उसका ग्रुप तो ना प्लांट में है ना एनिमल में है, ना वो प्लांट में ही बैठ सकता है ना वो एनिमल में ही बैठ सकता है। तो फंगी के ग्रुप को लेके जो है बहुत बहस चला साइंटिस्ट के बीच में, एंड देन फाइनली डिसाइड हुआ कि फंगी का एक अपना अलग ही ग्रुप कर दीजिए। तब जाके जो है 4 ना होके बन गया कितना ग्रुप, 5 ग्रुप, तब बना 5 किंगडम। इस बंदे का नाम था रॉबर्ट हार्डिंग व्हाइटकर। रॉबर्ट हार्डिंग व्हाइटकर या व्हाइटकर जो भी बोलो। कब खोजा भाई ये खोजा 1969 में। अब ये क्या एक तो ग्रुप को खोजा, ये ग्रुप को खोज के लाया मोनेरा, मेटाफाइटा को बोल दिया मोनेरा। दूसरा ग्रुप का नाम प्रोटिस्टा, तीसरा प्लांटिया, चौथा एनिमेलिया, ठीक है, और 5वां ग्रुप लिया फंगी या फंजाई जो बोलो। तो ये फंगी को लेकर जो बहस छिड़ा था, फाइनली बहस पे जो है बात हुई
कि फंगी को एक अदर ग्रुप दिया जाए, एंड देन फाइनली 2 नहीं हुआ, 3 किंगडम नहीं हुआ, 4 किंगडम नहीं हुआ, फाइनली डिस्कस क्या हुआ, 5 किंगडम होता है। और फाइनली रॉबर्ट हार्डिंग का बात को जो एक्सेप्ट किया गया, और 5 किंगडम के बारे में ही हम लोग को सिलेबस में पढ़ना है। ठीक है, तो आज बस इतना ही रहेगा। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। अगला टॉपिक मतलब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।